बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था, और भारत की राज्य व्यवस्था में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकारों का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने मौलिक अधिकारों के जो भी शुरुआती चीज़ें थी उन पे बात किया है। आज हम मौलिक अधिकारों के दो मुख्य प्रावधानों पर बात करेंगे, एक समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने आपको बताया था इसे याद करने के लिए ट्रिक, होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा। समान, स्वतंत्र, शोषण, धर्म, संस्कृति और उपचार, ये जो है ये 6 मौलिक अधिकार अभी हम लोगों को प्राप्त है। पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार हट गया है, अभी हो गए हैं 6। तो आज हम लोग इसमें बेसिकली देखेंगे दो को, एक समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण, धर्म, संस्कृति, उपचार ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ऐसे भी समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। एक बात दिमाग में डाल लीजिए, अगर आपको ये ब्लॉक याद है 14 से 18, तो इसमें सभी में अनुच्छेद 14 से 18 तक में सिर्फ और सिर्फ समानता की ही बात होगी, ठीक है। अलग अलग तरह की समानता पिछले क्लास में मैंने बताया भी था आपको। तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, यानी विधि यानी कानून, यानी देश में कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान होते हैं, ठीक है। तो ये तात्पर्य है विधि के समक्ष समानता। आपको पूछता है कि विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किसमें है, तो ये है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में है राज्य, जाति, धर्म, भाषा, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगी। अर्थात राज्य की नज़र में, सरकार की नज़र में जाति, धर्म, भाषा, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सभी नागरिक क्या होंगे, समान होंगे। हालांकि इसका अपवाद है अनुच्छेद 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 4 यानी इस तरह से हम लोग लिखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4, तो ये इसका अपवाद है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के तहत यदि राज्य चाहे तो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग जैसे एसटी, एससी या फिर महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान ला सकती है, उनके विकास के लिए स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है। अब आते हैं आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 है लोक नियोजन में समान अवसर, यानी राज्य जो है देश के सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में, लोक नियोजन का अर्थ होता है सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करेगी। परंतु इसका भी एक अपवाद है, और ये अपवाद है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत या 16 क्लॉज 4 के तहत यदि राज्य चाहे तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, विशेष करके जैसे एसटी, एससी और महिलाओं के लिए, ठीक है ना, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है या विशेष प्रावधान ला सकती है। अब आते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी। हमारा जो परंपरागत भारतीय समाज में था, ये छुआछूत जो थी ये एक गंभीर बीमारी की तरह थी। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, और सरकार ने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया, और इसके लिए 2 कानून भी बना चुके हैं सरकार ने, एक अस्पृश्यता निषेध अधिनियम 1955 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। इन दोनों के तहत जो है ये सरकार ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। क्लियर हो गया। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किसके तहत किया गया है, तो ये है अनुच्छेद 17। ये सभी प्रावधान इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे हैं, याद कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। जब अंग्रेजों का शासनकाल था तो अंग्रेजों ने समाज में भेदभाव फैलाने के लिए बहुत सारी उपाधियां दी थी, जैसे राय बहादुर वगैरह टाइप की उपाधियां। तो इससे समाज में क्या होता था, ऊंच नीच का भेदभाव होता था। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 में ये लिख दिया गया कि सरकार जो है ये सामाजिक भेदभाव फैलाने वाली कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगी। सरकार सिर्फ 2 उपाधियां दे सकती है, एक सैन्य क्षेत्र में यानी सेना के क्षेत्र में, और दूसरा शैक्षणिक क्षेत्र में। आर्टिकल 18 में लिखा है कि राज्य जो है ये सैन्य तथा शैक्षणिक उपाधियों के अलावे किसी भी प्रकार की सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उपाधि प्रदान नहीं करेगी। इसका निचोड़ आप यही याद रखिएगा कि आर्टिकल 18 में क्या है, तो उपाधियों का अंत। कैसी उपाधियां, तो सामाजिक भेदभाव फैलाने वाली। क्लियर हो गया। तो ये हो गए हमारे समानता के अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। तो 14 से 18 तक किससे संबंधित है, समानता से, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग दूसरे में, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है आर्टिकल 19 से 22 तक। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अब 19 से 22 तक में व्यक्ति को अलग अलग तरह की स्वतंत्रताएं जो है ये प्रदान की गई हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 19, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये है, ठीक है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है ये व्यक्ति को यानी हमें और आपको दैहिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 जो है ये हमें व्यक्तिगत और दैहिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल और दैहिक मतलब हमारे शरीर की स्वतंत्रता ये सुनिश्चित करता है। जब संविधान बना था तो इनकी संख्या 7 थी। 44वें संशोधन के द्वारा इससे भी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में इसमें कितने पॉइंट्स हैं? तो वर्तमान में इसमें 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है। आपको और हमें अनुच्छेद 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है। इसमें सब क्लॉज है, जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज ए, इस तरह से लिखेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज ए। अभी इसका इंपॉर्टेंस भी है, ये बताता हूं क्यों। तो आर्टिकल 19 क्लॉज ए के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब हम बोल सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता हमें देता है आर्टिकल 19 क्लॉज ए, ठीक है। एक क्वेश्चन बड़े धड़ल्ले से पूछता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ है? प्रेस जो है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बाद चौथा स्तंभ महत्वपूर्ण माना जाता है प्रेस को, ठीक है। तो प्रेस का इतना महत्व है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संविधान में प्रेस के लिए कोई भी अलग से प्रावधान नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल 19 क्लॉज ए के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक अंग है। यानी अगर आपको पूछता है प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ है, तो यह है आर्टिकल 19 क्लॉज ए में। क्लियर हो गया। दूसरी स्वतंत्रता है शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता, हम लोग शांतिपूर्वक कहीं भी जमा हो सकते हैं। संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, हम शांतिपूर्ण संगठन बना सकते हैं, कोई हमें नहीं रोकेगा। भ्रमण की स्वतंत्रता, हम देश के किसी भी भूभाग में भ्रमण कर सकते हैं। निवास की स्वतंत्रता, हम देश के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं, जमीन खरीद के मकान दुकान बना सकते हैं। संपत्ति का अधिकार, ये जो था एफ, इसे 44वें संशोधन, हमने पिछले क्लास पे इस पे बहुत सारा बात किया था, तो 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसे भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। यानी कि अब संपत्ति का अधिकार यहाँ से हट चुका है, विलोपित हो चुका है। इसके बाद जी में है वृत्ति, व्यवसाय या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। देश का प्रत्येक नागरिक वैध, कोई भी वैध जो है, कोई भी वैध यानी लीगल वृत्ति अपना सकता है, व्यवसाय कर सकता है, या कोई भी प्रोफेशन यानी पेशा अपनाने के लिए स्वतंत्र है। तो ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, इसको अगर हटा दे तो 6 स्वतंत्रताएं हमें प्रदान करता है आर्टिकल 19। क्लियर हो गया। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 19 क्लॉज ए। अब आते हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 जो है ये अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण प्रदान करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपराध में गिरफ्तार होता है, किसी अपराध के लिए उसे दोषी माना जाता है, तो उसे ये कुछ संरक्षण देता है, ठीक है। कौन कौन से संरक्षण देता है? तो पहला संरक्षण है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि ये सिद्ध नहीं हो कि उस व्यक्ति ने उस समय किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन किया था। यानी ऐसा नहीं है कि पुलिस आपको उठा करके ले गई और दोषी मानकर फांसी पे लटका दी, नहीं कर सकते हैं ऐसा। आपको तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कोर्ट में एक न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा यह सिद्ध ना हो कि आपने उस समय किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन किया था। साथ ही साथ अगर आपने उल्लंघन किया था तो उस कानून के लिए जो निर्धारित दंड है उससे अधिक का दंड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो प्रावधान है वो है एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। अगर आपने एक ही अपराध किया है तो उसके लिए ऐसा नहीं कि 2 बार 3 बार दंडित किया जाएगा। पिक्चर वगैरह में आपने सुना होगा कि 1 खून के लिए भी फांसी और 10 खून के लिए भी फांसी ही, है ना। तो इसी तरह से एक ही अपराध अगर आपने किया है तो क्या होगा, आपको एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 बार दंडित किया जाएगा। इसके बाद स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी आपको अपने विरुद्ध ही जबरदस्ती गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसीलिए पुलिस की गवाही जो होती है इसे कोर्ट जो है इसे नहीं मानती है, क्योंकि पुलिस जो है ये आपको टॉर्चर करके खुद के विरुद्ध जो भी आपको लिखवाना है लिखवा कर आपको साइन करवा लेती है। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि जबरदस्ती हमसे कराया गया है, ठीक है। तो आपकी गवाही जो होगी, आपको
गवाही देने के लिए अपने विरुद्ध में कोई भी ताकत बाध्य नहीं कर सकती है भारत के अंदर में। ठीक है, यह शक्ति देता है आपको अनुच्छेद 20। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है, यानी आपको कानून के द्वारा जो भी निर्धारित प्रक्रिया है उसके बिना ना तो आपके प्राण लिए जा सकते हैं और ना ही आपको आपकी दैहिक स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। यानी पुलिस को अभी मन किया तो आकर के आपको उठाकर जेल में बंद नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको वैध डॉक्यूमेंट्स, उसके पास वैध दस्तावेज और सबूत होने चाहिए, तभी वो आपकी दैहिक स्वतंत्रता ले सकता है। साथ ही साथ अगर आपको प्राण से वंचित करना है तो उसके लिए भी, यानी फांसी देना है तो उसके लिए भी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके बाद ही कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान करती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 में, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है ये गिरफ्तारी तथा नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, यानी ये भी पुलिस के विरुद्ध में है या न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध में है जो किसी भी व्यक्ति को अनाप शनाप तरीके से गिरफ्तार करने या उसको अगर होम अरेस्ट यानी नजरबंद किया जाता है तो उससे संरक्षण प्रदान करती है। इसके लिए ये 3 प्रोविजंस हैं आपके पास में। जैसे अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो उसे उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, यानी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप उससे गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं, गिरफ्तारी का वारंट शो करने के लिए कह सकते हैं। दूसरा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने विधि व्यवसायी से संपर्क करने का अधिकार होगा। मान लिया आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपको अपने वकील से, विधि व्यवसायी का मतलब होता है वकील, आपको अपने वकील से संपर्क करने का अधिकार होगा। आप अपने वकील से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसमें पुलिस जो है ये कोई प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती है। तीसरा चीज है कि अगर आपको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, इसमें संडे और छुट्टी के दिन काउंट नहीं होंगे, है ना, तो 24 घंटे के भीतर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा, जो देखेगा कि गिरफ्तारी का वैध औचित्य है या नहीं, और अगर वैध औचित्य नहीं है तो रिहा कर देगा, और अगर औचित्य है तो आपके मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारे अधिकार जो है ये भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, जैसे आतंकवाद निरोधी अधिनियम होते हैं, यानी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो ये संरक्षण आपको नहीं मिलेंगे। जैसे यदि आपको टाडा कानून, उसके बाद पोटा कानून या फिर रासुका, है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अगर आपकी गिरफ्तारी हुई है, यानी आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण आपकी गिरफ्तारी हुई है, तो ये सारे सुरक्षा कवच आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आज हमने क्या देखा? तो आज हमने देखा समानता और स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्लास में हम शोषण, धर्म, संस्कृति और उपचार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर चलेंगे। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं और व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं तो मज़ा नहीं आता है बनाने में, तो थोड़ा सा चैनल को शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो इतनी बातें करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।